लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं थर्मोडायनामिक चैप्टर नंबर 5, और उसका जो टॉपिक आज आपको पढ़ाएंगे वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक चार्ट और फिर हम आगे चलेंगे। एक चार्ट आपके साथ। जी तैयबा अकबर, मैं ये आपको वार्न कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये निशानात ना करें। ओके, तैयबा अकबर साहिबा, वो इस तैयबा तैयबा, ये आप निशान लगाएंगी तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। नहीं नहीं, इसको नहीं करें बेटा आप। सर गलती से लग गया। जी ओके, बी केयरफुल। मुझे आप जो भी करेंगी मुझे नजर आ रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके पेरेंट्स को भेज दूंगा। जी बेटा, हमने कल आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पढ़ाई थी, तो हमने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस पढ़ाया था। ये डिफरेंस आप दोबारा से एक नज़र इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। कल हमने आपको पढ़ाया था, टाइम नहीं था इसलिए आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ना ले सके हो, ये अपने पास नोट कर लीजिए। ये मैंने बड़ा ही खूबसूरत डिफरेंस बनाया है, इसमें 13 पॉइंट्स हैं। इम्तहान में कोई से 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंस है, यानी अगर ये डिफरेंस आप कर लें तो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों। ये एक और डिफरेंस है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, ये जरा सा डिस्क्रिप्टिव है। इसके अंदर मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं। आर यू गेटिंग? ये चार्ट भी बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। सर इसको प्लीज थोड़ा सा नीचे गिएगा, ऊपर का देखना है। जी बेटा, ये लीजिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस है। जैसा कि कल आपको बताया था, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, और एंडोथर्मिक में हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। यानी एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होती है। सर थैंक यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके बेटा, अब ये देखिएगा बेटा, नेक्स्ट डिफरेंस है, ये भी बच्चों अपने पास कॉपी कर ले, और जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उसको लर्न कर लीजिएगा, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। अब बच्चों मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ये वाला चार्ट हम छोड़ देंगे, ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल। अब हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे। जी तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। अब आप लोग हेडिंग अपने पास लगा लें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बच्चों हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चों एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और थर्म का मतलब होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक के लफ्जी मायने क्या हुए? हीट जो है वो आउटसाइड निकलेगी। तो बच्चों एक्सोथर्मिक चेंजेस इवॉल्व हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। यानी बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है। बच्चों जब सिस्टम से हीट निकलेगी और सराउंडिंग में चली जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसके नतीजे में जिस बर्तन में एक्सोथर्मिक चेंज होगी वो बर्तन गर्म हो जाएगा, है ना बच्चों। मिसाल के तौर पर बच्चों आप देखें, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। बच्चों इन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी गर्म होती है। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों इसकी डेफिनेशन
एक और वर्डिंग के साथ हमने दी है, द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर accompanied by the liberation or emission of heat from system to surrounding is called exothermic reactions. बच्चों अब जरा सा इक्वेशन के थ्रू इस बात को समझिए। बच्चों ये आप देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पर। ये मैं आपको बच्चों बोर्ड के ऊपर समझाता हूं, तो बोर्ड आपसे शेयर करता हूं। देखिए जी, आपके साथ बोर्ड शेयर हो गया है, जरा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पर इक्वेशन किस तरीके से होगी बच्चों। देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू Product. दिस कन्वर्जन of reactants into product is called chemical reaction. बच्चों होता ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि हीट जो है वो प्रोडक्ट की साइड पर निकलती है, प्रोडक्ट की साइड पर निकलती है। यानी हीट निकल रही है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट की साइड पर निकल रही है। ये हीट जो निकलती है बच्चों, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच या इंथैल्पी चेंज, और इसकी वैल्यू माइनस होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही है। बच्चों इस हीट का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। Per mole. ये बच्चों हीट का यूनिट है जो कि थ्रू आउट हम एनर्जी के लिए यूज करेंगे। कोई सी भी एनर्जी हो, हीट हो, उसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। तो बच्चों रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और हीट रिलीज हुई। अब सवाल ये पैदा होता है हीट क्यों रिलीज हुई। तो आइए इसका जवाब आपको देते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। बच्चों रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो या कोई भी बॉडी हो, वो पार्टिकल्स मिलकर बनती है। और बच्चों पार्टिकल्स जो होते हैं हरकत कर रहे होते हैं, तो उस हरकत की वजह से पार्टिकल के अंदर हीट एनर्जी मौजूद होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रिएक्टेंट्स जो है उनके पास भी कुछ हीट होती है और प्रोडक्ट के पास भी कुछ हीट होती है। बच्चों किसी भी बॉडी के पास जो टोटल हीट होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर Pressure. is called enthalpy, is called enthalpy। Enthalpy. किसी भी बॉडी की जो टोटल हीट होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का सिंबल होता है H और एंथैल्पी के लफ्जी मायने होते हैं टू वार्म। इसका मतलब है एंथैल्पी का ताल्लुक हीट से है। हर बॉडी में कुछ ना कुछ हीट होती है, किसी के पास ज्यादा हीट होती है, किसी के पास कम हीट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की हीट ज्यादा होती है, यानी मोर हीट मोर इंथैल्पी। रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ज्यादा होती है लेकिन प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम होती है। रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम होती है। Sir, P stands for pressure. P stand for pressure। तो बच्चों प्रोडक्ट की इंथैल्पी, प्रोडक्ट की इंथैल्पी बच्चों कम होती है एक्सोथर्मिक में। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रोडक्ट जो है उनके पास एनर्जी कम है, हीट कम है। यानी बच्चों प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल हैं और बच्चों रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। बच्चों जिसके पास एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी एंड मोर एनर्जी मींस लेस स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. देखो इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है
यानी रिएक्टेंट की इंथैल्पी और प्रोडक्ट की इंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी स्टेबिलिटी भी हीट ही होगी ना? जी बेटा, स्टेबिलिटी भी हीट ही होगी ना? हाँ, स्टेबिलिटी का मतलब लेस हीट। अभी आप प्लीज सवाल ना करें, जब लेक्चर खत्म हो फिर सवाल कीजिएगा। देखिए बेटा, देखिए, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा एच बराबर होता है H2 माइनस H1। H2 का मतलब है इंथैल्पी इन द फाइनल स्टेट, H1 का मतलब इंथैल्पी इन द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में हमारे पास रिएक्टेंट है और फाइनल स्टेट में हमारे पास प्रोडक्ट है। तो बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो हीट रिलीज करते हैं। हीट रिलीज होने से जो रिएक्टेंट है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर हीट कम होती है। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट अनस्टेबल है वो स्टेबल बन जाते हैं अपनी हीट कम करके। इस तरह बच्चों, ऐसा रिएक्शन जो कि स्टेबिलिटी की तरफ रमा दवा हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होंगे मोस्टली। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी हीट जो है वो कम होती जा रही है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात ये हुई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is less than enthalpy of reactant। अब जब इंथैल्पी प्रोडक्ट की कम हो गई तो जब हम डेल्टा एच निकालेंगे, जो कि हमने ऊपर निकाला है, आपको दिखाया है। तो देखिए, डेल्टा एच जब हम निकालेंगे तो HP की वैल्यू जो है वो कम है और HR की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो जब ज्यादा वाले में से कम माइनस होगा तो बच्चों ज्यादा वाला माइनस का है, तो जो साइन है वो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच का नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों हमेशा 0 से कम आएगी, यानी माइनस होगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स, अब चौथी बात आप ये नोट कर लें, इसका मैं आपको एक लॉ बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये आप अपने जहन में रखिए, लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये इस पूरे चैप्टर में जो है वो अप्लाई होगा, बल्कि ये हर चैप्टर में आपको जहन में रखना है लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स ये है कि एवरी सिस्टम tends to get low energy. Every system tends to get low energy. यानी हर सिस्टम लो एनर्जी हासिल करना चाहता है, और जब वो लो एनर्जी हासिल कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो एवरी सिस्टम टेंड्स टू गेट लो एनर्जी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्स। या हम इन सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि एवरी सिस्टम मूव
towards high energy state to low energy state, high energy state to low energy लो state. एनर्जी स्टेट. यानी हर सिस्टम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की जानिब जाना चाहता है, और जब वो लो एनर्जी की जानिब जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है. Stability is achieved when a system gets low energy. हर सिस्टम की एनर्जी लो जब हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाता है. Is it clear to you? Yes, sir. तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, नहीं, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका. कॉपी कर लिया. कॉपी कर लिया, Copy कर लिया, शाबाश बेटा, sir. वेरी गुड. कॉपी कर लिया सर. Asking for it, please. ओके बच्चों, तो अब मैं आपको जर्नल एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा, वो आपको बेटा मैं दूसरे चार्ट में पढ़ाऊंगा. ठीक है जी, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ इसको. जी बेटा, मैं अब दूसरे चार्ट की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ. बच्चों, ये एक खूबसूरत डायग्राम है, जरा सा देखिएगा तवज्जो के साथ. इस वाली डायग्राम को जो लेफ्ट साइड पर है बच्चों, इस डायग्राम में ये ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल हमने शो किया है, यानी ये एनर्जी बढ़ रही है. तो बच्चों, ये ऊपर हमने रिएक्टेंट शो किया है, यानी एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है, और नीचे हमने प्रोडक्ट शो किया है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है क्योंकि ये नीचे है. बच्चों इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बेटा इंथैल्पी चेंज कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं. देखो बच्चों, यहाँ पर इस जगह पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है. ये हमने एक डायग्राम बनाई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जाहिर करने के लिए. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट स्टेबल है, और रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है. सही है बच्चों, प्रोडक्ट की इंथैल्पी और रिएक्टेंट की इंथैल्पी का जो डिफरेंस है उसको इंथैल्पी चेंज कहते हैं. बच्चों आगे चलकर इंथैल्पी चेंज को हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे, और इसका सिंबल डेल्टा एच होता है जो नेगेटिव आएगा बच्चों, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, एच पी माइनस एच आर के. एच पी कम है, एच आर ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी. बच्चों एक और ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्राफ आपको मैं चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 8 में ही आप पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. तो मैंने ये फिलहाल ग्राफ आपको दिखा दिया है यहाँ पर कि ये बनेगा चैप्टर 8 में. ये बच्चों मैंने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, देखें यहाँ पर. अब मैं आपको जर्नल एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वापसी ऊपर करिएगा. जी बेटा. सर जरा थोड़े वो डायग्राम की तरफ वापसी करिएगा सर. जी बेटा. सर जरा 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ. हाँ बेटा कर लो, कॉपी कर लो, ये मैं आपको भेज भी दूंगा बेटा रात को. हमने पिक्चर ली. सर कर लिया. हाँ थैंक यू बेटा. सर. अब जरा सा बेटा इधर देखो, जर्नल एग्जांपल्स, यानी कौन कौन सी चेंजेस एक्सोथर्मिक होती हैं, ये आपको मैं चार्ट में पढ़ा रहा हूँ. तो ये चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल जाएगा. बच्चों ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये एग्जांपल रिएक्शंस की भी हैं और फिजिकल प्रोसेस की भी हैं. शुरू की 3 एग्जांपल्स जो हैं वो फिजिकल प्रोसेस की हैं. एक्सोथर्मिक की बच्चों पहली एग्जांपल है एक्सोथर्मिक की कंडेंसेशन. सिर्फ हाईलाइट कंडेंसेशन. बच्चों कंडेंसेशन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है. ये बेटा नजर आ रहा है, फिजिकल प्रोसेस है कंडेंसेशन. Yes, sir. होता है बंद करें जी, अपना फोन बंद करें. कंडेंसेशन क्या होता है, फोन बंद करें. कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड ये कन्वर्ट होता है बच्चों किसमें, सॉरी कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों,
जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और बच्चों लिक्विड जो है वो आवाज नहीं आ रही। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके बेटा, देखो आप कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, सॉरी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ गई? यस तो सर। जब भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड सॉलिड में सर, कन्वर्ट आपकी हो, आवाज हीट नहीं आ रिलीज रही। होगी, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी तरह फ्रीजिंग में भी हीट रिलीज होती है और हाइड्रेशन में भी हीट रिलीज होती है। रिलीज होती है। ये 3 फिजिकल प्रोसेस हैं शुरू के जिनमें हीट रिलीज होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक है। आप सब लोग जो है वो अपने जहन में दोहराएं ये सारे, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, हाइड्रेशन और एक्सोथर्मिक, दीज आर प्रोसेसेस। आगे जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, वो आगे जो एग्जांपल्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस की हैं। तो जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो है कंबशन। कंबशन इज एक्सोथर्मिक। जो कंबशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन will give carbon dioxide and water, will give carbon dioxide and water। साथ में बच्चों हीट भी रिलीज होती है, उसी हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। सर ये साइड पे नजर ही नहीं आया। इस साइड पर H2O प्लस। हीट। ओके। बच्चों दूसरी एग्जांपल केमिकल रिएक्शन की है एडिशन रिएक्शन। सर 1 मिनट, आप ये आपसे एक क्वेश्चन समझा देंगे सर? सर इंटरनेट चला जी गया बेटा था। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। बेटा कंबशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो कंबशन की पहचान ये होती है कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहचान लोगे कंबशन को? यस सर, यस सर। CO2 and water are the characteristic product of combustion। जब भी हम किसी चीज को जलाएंगे इसको कंबशन कहते हैं, और कंबशन में बच्चों हीट जो है वो रिलीज होती है। अब बच्चों नीचे आइएगा, नीचे आपको दिखाता हूँ। ये टेढ़ा क्यों रखा है? जी बेटा नीचे आपको दिखाता हूँ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में इसको बारीक कर दो। एडिशन रिएक्शन में बच्चों, एडिशन रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है, देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों। एडिशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट A प्लस B में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो बच्चों सिंगल प्रोडक्ट से पता चलेगा कि एडिशन हो रहा है। जी समझ गए? Addition reactions are exothermic, and in addition 2 reactants or 3 reactants or 4 reactants combine to form a single reactant. But there are some additions which are not exothermic, which are endothermic, which are called molecular addition। तो अगर molecular addition हो यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो रहे हो तो फिर रिएक्शन एक्सो नहीं होगा, एंडो होगा। अगली एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, एसिड प्लस बेस आपस में कंबाइन होता है और प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक होती है बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन में जो हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अगली एग्जांपल है Yes, बॉन्ड sir. फॉर्मेशन। बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि जैसे एक एटम है A
दूसरा एटम है ए, और अगर ये आपस में कंबाइन हो गए और इन्होंने बना लिया A2, तो बच्चों ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यानी मॉलिक्यूल बन रहा है। मॉलिक्यूल का बनना एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी बॉन्ड बनता है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इट मींस हर एटम ये चाहता है कि वो बॉन्ड बनाए, क्योंकि बॉन्ड बनाने से उसकी एनर्जी कम हो रही है। आर यू गेटिंग? और एनर्जी कम हो रही है तो वो स्टेबल हो रहा है। सो सर मॉलिक्यूल, जरा बॉन्ड फॉर्मेशन दोबारा समझा दें, हट गई थी वीडियो। ओके बेटा, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में ये होता है कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ये है कि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, जब भी मॉलिक्यूल बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल स्टेबल है और एटम अनस्टेबल है, तो हर एटम ये चाहता है कि वो बॉन्ड बनाए। So whenever bond is formed, energy is released. If energy is not released, if atoms are combining, it means there is no bond is forming. So कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक एनर्जी रिलीज ना हो। जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा। Are you getting? और अगली एग्जांपल है जी फर्मेंटेशन। ओहो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज अ शराब बनाने का अमल, वाइन मेकिंग प्रोसेस। ओह माय Sir, गॉड, neutralization. फर्मेंटेशन क्या हुआ बेटा? Sir, neutralization physical reaction है. नहीं बेटा, ये सारे मुझे केमिकल मेरा रिएक्शन आराम है से कंबशन के बाद से। अच्छा सर. अच्छा जी देखो, सुनो बेटा, फर्मेंटेशन इज एक्सोथर्मिक। फर्मेंटेशन इज एक्सोथर्मिक। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में शुगर से शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शुगर से शराब। शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। इस अमल में हीट रिलीज होती है। ये अमल एक प्लांट के जरिए हम करते हैं, जिसको कहते हैं ईस्ट। क्या कहते हैं? ईस्ट। ईस्ट। तो ईस्ट के जरिए हम ये अमल करते हैं। ईस्ट के जरिए ये अमल करते हैं हम। प्यारे बच्चों, wine making process is exothermic and exothermic processes are spontaneous. It means fermentation is spontaneous. और अगला प्रोसेस है जनाब रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल भी बच्चों एक्सोथर्मिक होता है। इसी तरह आखिरी एग्जांपल है मेटल वाटर रिएक्शन। रिएक्शन। मेटल वाटर रिएक्शन यानी मेटल को जब पानी में डालेंगे जो रिएक्शन सर होगा वो भी रेस्पिरेशन रह गया। हेलो रेस्पिरेशन सर। बेटा रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल जो होता है ये भी एक्सोथर्मिक होता है बेटा। ओके सर। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की बर्निंग होती है। एक्चुअली रेस्पिरेशन इज कंबशन। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन and combustion is exothermic. And the last example is metal water reaction. It is also exothermic. Respiration भी exo है, metal water reaction भी exo है। ये सारी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। और अब बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप हेडिंग लगा लें अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सर मेटल वाटर रिएक्शन एक और बार समझा दें। बेटा मेटल को जब पानी में डालोगे ना आप तो हीट रिलीज होगी। जो भी रिएक्शन होगा मेटल का वाटर के साथ, तो जब मेटल को पानी में डालोगे ना तो दो चीजें बनेंगी बेटा। मेटल को पानी में डालोगी, metal plus water will give two products. One is called metal hydroxide plus हाइड्रोजन गैस, और साथ में बच्चों हीट निकलेगी। ये मेटल और वाटर का रिएक्शन है जी। ठीक है जनाब।
अगर सॉलिड से लिक्विड में होगा तो कंडेंसेशन नहीं कहलाएगी। इसमें अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन नहीं कहलाएगी। नहीं। सर आप बॉन्ड फॉर्मेशन की दोबारा से एप्लीकेशन बता दें कि जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तब बॉन्ड स्ट्रांग होगा। हाँ बेटा, ये रूल है, ये मैं आपको बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए दो तरीके का बॉन्ड होता है मेनली, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड बनने के दौरान ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कोवलेंट बॉन्ड से। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके बेटे, तो अब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। जी बेटा, ये वाला देखिए, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया था, बिल्कुल इसी का रिवर्स होगा एंडोथर्मिक। तो जल्दी से आप देखिए यहाँ पर एंडोथर्मिक में क्या होता है। एंडोथर्मिक में क्या होगा बच्चों, देखिए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी हीट रिएक्टेंट के तौर पर ली जाएगी रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हीट जो है वो रिलीज होगी, सॉरी हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम डेल्टा एच से जाहिर करेंगे, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है बेटा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी यानी ग्रेटर देन 0 होगी। बच्चों इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हुआ ये कि रिएक्टेंट्स जो थे उनकी इंथैल्पी कम थी, यानी वो स्टेबल थे। तो बच्चों कोई भी स्टेबल चीज तो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स आर अनस्टेबल एंड रिएक्टेंट्स आर स्टेबल। तो बच्चों कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल नहीं होना चाहती, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, ये करवाना पड़ेगा ना हमें जबरदस्ती कराना पड़ेगा। और जबरदस्ती कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बच्चों वो जबरदस्ती होगा कन्वर्ट। जब जबरदस्ती कन्वर्ट होगा मेरे भाई तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद नहीं होगा, हमें कराना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, हीट के जरिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत प्रोडक्ट के, इसके नतीजे में डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो बच्चों ग्रेटर देन 0 होगी, यानी पॉजिटिव होगी। और बच्चों ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बच्चों मैंने आपको 4 पॉइंट्स इधर भी पढ़ाए थे, 4 पॉइंट सर लॉ ऑफ बेटा सर लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी अब आएगी, अब आएगी से मुराद लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी अब आप पढ़ाएंगे, वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले तो एक्सो एंडो बाद में पढ़ाएंगे आप जी। यो यहाँ पे कहाँ से आ गई जी सर। अभी तो एक्सो एंडो चल रहा है ना बेटा। तो अब मैं आपको इसकी जनरल एग्जांपल पढ़ाऊंगा, मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए जी। जनरल एग्जांपल्स एंडोथर्मिक की देख लीजिए जल्दी से। देखिए ये जनरल एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल्स है एवापोरेशन, मेल्टिंग और सब्लिमेशन, ये तीनों फिजिकल प्रोसेस हैं। एवापोरेशन, मेल्टिंग और सब्लिमेशन ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है ये। इसके बाद सारे केमिकल चेंजेस हैं, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, मॉलिक्यूलर एडिशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, वाटर गैस फॉर्मेशन, क्रैकिंग, ये सब
केमिकल प्रोसेसेस है। एवापोरेशन कंडेंसेशन का उलट है। एवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का उलट है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का उलट है जिसमें CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। साथ में बच्चों ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो डिकम्पोजिशन हमेशा जो है ना वो एंडोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रोलिसिस भी डिकम्पोजिशन की टाइप है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन की टाइप है। बॉन्ड क्लेवेज भी एक तरीके से डिकम्पोजिशन है और क्रैकिंग भी एक तरीके से डिकम्पोजिशन है। तो ये चारों डिकम्पोजिशन हो गई। डिकम्पोजिशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे बच्चों हमारा लेक्चर आज का वाइंड अप हुआ। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल हम स्टॉप शेयरिंग कर रहे हैं, आप ये अपने बात नोट कर लें। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। मुझे ये बताइए कि आज की क्लास में मैंने आपके सामने जो है वो एक नोटबुक या व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल किया, उस पे लेक्चर आपको कैसा समझ में आया मुझे ये बताइए आप लोग। सर उससे बिल्कुल ठीक समझ में आया, पर आज का लेक्चर मजा आया। मुझे बताएं सब लोग कि भी बेटा ये वाला व्हाइट बोर्ड कैसा रहा। ये मैं स्पेशली आपके लिए मैंने ये लेकर आया हूँ, अभी मैं यूज्ड टू भी नहीं हुआ इससे। अच्छा था। जी बेटा सब अच्छा लोग था। अपना मुझे कमेंट्स बताएं बेटा। सर सब अच्छा Yes, था और sir, अच्छा समझ में था। भी ठीक से आ गया। ओके। और बेटा और जी, दूसरे जी, बच्चे सर। बताएं, और बच्चों को बताएं। सर एंडोथर्मिक बस आप वो एग्जांपल्स एसेस कर इसका दीजिएगा। बोल मैं कर दूंगा। एंडोथर्मिक बेटा वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सर आप एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे भेज दिएगा। जी मैं भेज दूंगा। मेरा अभी सवाल ये है कि जी लेक्चर आपको कैसे समझ आया, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसा रहा, लिखा है तुम्हारा? नोटबुक जो हमने अरे इस्तेमाल करी है वो कैसी रही ये क्लास में पढ़ती हैं लड़कियां, है भाई? बोल रही हैं कुछ कुछ। हेलो बोलो बच्चों, बोलो, वॉइस को बोलने दो भाई। ये जो भी आवाज निकाले मैं उसके पेरेंट्स को बताऊंगा कि भाई ये आवाजें म्याऊं। मैं सब ये नोट कर रहा हूँ। मेरे पास सबका नाम आए हुए हैं। सर मोइज़ुद्दीन। मुझे पता है ये कौन था, आपको बोलने की जरूरत नहीं है भाई। सर, 1 मिनट रह गया। हाइड्रेशन जब हम किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो सॉल्ट को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। हाँ क्लास कम होने वाली है। लिख तो रहा था तो सर बॉन्ड कैसे टूटते हैं? बॉन्ड टूटता है जब हम उसको हीट देते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है हीट से। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार होती है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। सर आपका अमोनिया वाली एग्जांपल रिपीट कर दें। जी जी मैं जल्दी से करता हूँ, टाइम एक भी लड़का नहीं बोला, सारे लड़के सवाल मैं करते अमोनिया वाली एग्जांपल रिपीट करता हूँ प्लीज। 1 मिनट रह गया। सना देख लीजिए, आप जो है वो पूरा वसूल करेंगी। वेरी गुड सना। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन